भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित ढंग से अपने लोगों से कहलवा के फिर जिम्मेदार लोगों से उसका खंडन करवा के केवल जवाबदेही से ये लोग बचना चाहते हैं। और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की जो विधायक हैं मंजू त्यागी जी, उनके खिलाफ़ शायद एक कोई मुकदमा, एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या मामला है? क्राइम तो ये सरकार बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पूरा जंगल राज कायम हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 8 साल मुकम्मल होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफ़ी जश्न मनाए जा रहे हैं और बड़े विकास के बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी क्या इस पर उसका स्टैंड है, क्या कहना है? आज इस वक्त हम समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी ज़िले के अध्यक्ष रामपाल सिंह यादव जी के पास आए हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें समय दिया। अध्यक्ष जी, 8 साल पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, और डबल इंजन की सरकार है, तो और विकास के बहुत दावे किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ 8 साल में? डबल इंजन की सरकार कही जा रही है उत्तर प्रदेश में और देश में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। लेकिन जो भी जनता से सरकार ने जो वादे किए थे, हमारे जो नौजवानों से वादा किया, हम उन्हें रोज़गार देंगे। आज नौजवान जो है रोज़गार के लिए दर दर भटक रहा है। जो भी पेपर्स होते हैं लगातार हम लोगों ने देखा, पीछे जितने भी पेपर्स हुए ज़्यादातर पेपर लीक करा दिए गए साजिशन, क्योंकि बच्चे पेपर दे के और घर भी नहीं पहुंचते और उनको खबर मिल जाती है रास्ते में ही कि उनका पेपर लीक हो गया। हमारे बहुत से बच्चे अभी लोकसभा चुनाव से पहले जो पुलिस में भर्तियां हुई थी, उन बच्चों के पेपर लीक हुए। बहुत से बच्चे ओवर एज हो गए, उनकी अब उम्र निकल गई, वो आगे कैसे आ पाएंगे? तो इस तरीके से जो रोज़गार का मुद्दा है पूरे प्रदेश में, बेरोज़गारी चरम पे है। हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, हताशा में हैं, नौजवान परेशान हैं। और रही बात किसानों की, लगातार इस सरकार ने वादे किए कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। केंद्र सरकार ने तो यहाँ तक कहा कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इस बार भी आप लोगों ने देखा, लगातार भ्रम की स्थिति फैलाती रही प्रदेश सरकार कि हम 10 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा देंगे। अंतोगत्वा बाद में यही हुआ कि अब इस बार रेट नहीं बढ़ेगा। इधर दूसरा जो कार्यकाल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार 3 साल हो गए हैं, 3 साल से अधिक हो गए हैं, गन्ने का 1 रुपये नहीं बढ़ा। अभी गेहूं की आप खरीद की आप स्थिति देख लीजिए कितनी ख़राब है। पूरे प्रदेश में कहीं गेहूं नहीं लिया जा रहा है। अभी जब गेहूं की बुआई थी, गन्ने की बुआई का समय था, किसानों को खाद नहीं मिल पाई। जब किसानों को डीएपी की ज़रूरत होती है तब उन्हें एनपीके दिया जाता है। जब एनपीके की ज़रूरत होती है तो बता देते हैं कि ये हमारे पास है ही नहीं, स्टॉक में उपलब्ध नहीं। तो जब किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उस समय पे उसको खाद नहीं मिलेगा। डीजल से और लेबर से लगाकर इतनी महंगाई है, जो भी किसान इम्प्लीमेंट खरीदता है उस पर बेतहाशा टैक्स लगा रखा है सरकार ने। तो किसान आज बहुत परेशान है, नौजवान बहुत परेशान है। लगातार महिलाओं के अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं से लगातार अत्याचार हो रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से ही हमको भी जानकारी मिलती है कि जो क्राइम का आंकड़ा है वो बहुत ऊपर उसका ग्राफ जा चुका है। तो इस तरीके से चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे देश की सरकार है, पूरी तरीके से फेल हो गई। आप विकास की बात करते हैं, अभी पूरे हमारे 3 तहसीलें पलिया, निघासन, धौरारा ज़्यादातर बाढ़ से प्रभावित हैं। बाकी लखीमपुर सदर की भी तहसील कुछ प्रभावित रहती है। बाढ़ में हमारे माननीय सांसद जी उत्कर्ष जी ने बाढ़ का मुद्दा सदन में उठाया और उसमें जो है पैसा भी आया। किसानों की जो क्षतिपूर्ति हुई थी बाढ़ में, उसका पैसा भी आया, लेकिन उसका इतने बड़े पैमाने पे बंदर बांट किया गया। किसानों का खाता किसी का है, नाम किसी का है। इस तरीके से कई प्रकरण आए। हम लोगों ने जांच के लिए भी डीएम से हम लोगों ने और एसडीएम से हम लोगों ने कहा भी, लेकिन उसको भी किसी भी सक्षम अधिकारी ने अभी तक ये जवाब नहीं दिया कि कहाँ क्या जांच हुई है, क्या हुई है। सब
जो भी पात्र किसान थे उन लोगों को राहत का पैसा नहीं मिला, और जो पात्र नहीं थे उन लोगों को बड़ा बड़ा अमाउंट दे करके अधिकारियों ने पूरी तरीके से बंदरबाट किया। तो किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है, और इन्होंने तो केवल ये मन बना लिया है कि जो दबे शोषित पिछड़े वंचित समाज के लोग हैं उनको और दबाया जाए। प्रभुत्ववादी लोगों को केवल ये सरकार बढ़ावा दे रही है, जाति का भेद जात में बांट रही है, धर्म में बांट रही है। तो इस तरीके से सरकार कर रही है। अभी जो वक्फ वाला बिल आया है उसमें भी अनियमितताएँ हैं। ना तो जो कमेटी होती है इन लोगों को बैठाना चाहिए था, मंत्रिमंडल जब बैठा था विपक्ष के लोगों को बिठाते, जो वक्फ में कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जो सीनियर लोग हैं उनको बिठाते। कम से कम उसमें जो अनियमितताएँ घोर पैमाने पे आई हैं, अगर अनियमितताएँ न होती तो सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों लगा देता। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसीलिए देखा, उसका जब अध्ययन किया तो उसमें अनियमितताएँ पाई हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। तो इस तरीके से चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार अपनी मनमानी पे, अपनी हिटलर शाही पे है, और इन्हें प्रदेश की सरकार को इतना घमंड हो गया, दूसरी बार समर्थन से ये जीत गए, जनता के बहुमत से आ गए। तो इसलिए इनके जितने भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो निरंकुश हो गए हैं। अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लोगों के साथ भेदभाव करके बड़े पैमाने पे फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। हमारे लोगों को परेशान किया जाता है, जो शोषित पिछड़े दबे कुचले लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। इसीलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, जो पीडीए के लोग हैं, उनकी मदद करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, और लगातार हम लोगों को निर्देश दिया है और सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है, जो भी पीड़ित हैं उनकी मदद में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा होगा। और इस बार 2024 में हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर रोकने का काम किया है, और 2027 में भी हम लोग इनको प्रदेश से बाहर करने का काम करें, क्योंकि जनता परेशान है, किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। तो इन सब की मदद के लिए, इन सब की सुरक्षा के लिए, इन सब को प्रोटेक्शन देने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का फार्मूला दिया है उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, और बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अध्यक्ष जी, वक्फ की बात की आपने, तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, अभी रोक लगाई है अंतरिम, लेकिन जब अंतरिम रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, जिसमें एक सांसद जी भी शामिल हैं, बल्कि 2 सांसद हैं, लेकिन एक ख़ास नाम दुबे जी का आता है। बड़ा बयान उन्होंने एक तरह से शर्मनाक बयान दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन पर ही एक ब्लेम कर दिया कि ये जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं भारत में, इसके ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जिसके तहत सभी को अधिकार मिले हैं, जो हमारा इतना खूबसूरत लोकतंत्र है हिंदुस्तान का। तो इन लोगों को संविधान में आस्था नहीं, इसीलिए ये लोग लोकसभा चुनाव से पहले इनके सांसद बोलना शुरू कर दिए थे, अगर हमारे 400 सांसद बन गए तो हम संविधान बदल देंगे। अभी जो दुबे जी हैं उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने आरोप लगा दिया, जबकि पूरे देश की जनता से लगाकर सब लोगों को कोर्ट पे भरोसा है, और कोर्ट हमेशा न्याय देता है, और हम समाजवादी लोग तो पूर्णतया कोर्ट के फैसले को मानते हैं, विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहे बड़े नेता हैं चाहे छोटे नेता हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझते। ये केवल राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र में इन्हें कोई आस्था नहीं है। दंड फंद करके किसी तरीके से समीकरण बना के चुनाव जीतने का ये लोग षड्यंत्र करते हैं, किसी तरीके से चुनाव हथियाने का काम करते हैं। संविधान में इन्हें भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं इनके सांसद और इनके नेता, जो निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है जिससे सबको न्याय मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी टिप्पणी करना, ये सब करना हम समझते हैं दुखद है। भारतीय जनता पार्टी ने इस टिप्पणी से किनारा कर लिया, कहा कि ये उनका अपना ज़ाती बयान है। तो क्या इस तरह से किनारा करने से कोई बात बनती है? अगर भारतीय जनता पार्टी का ये बयान नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं पार्टी ने की, तो क्या समझते हैं कि इस तरह के जो बयानात दिए जाते हैं इनके पीछे कोई सोची समझी रणनीति होती है, साजिश होती है, या कुछ इनसे बयानात दिलवाए जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित ढंग से अपने लोगों से कहलवा के
फिर जिम्मेदार लोगों से उसका खंडन करवा के केवल जवाबदेही से ये लोग बचना चाहते हैं और ये लोग सुनियोजित ढंग से इस तरीके से बातें अपने नेताओं से कहलवाते हैं और फिर पलट जाते हैं। कई प्रकरण आप लोगों ने देखे, एक बसपा के सांसद जी थे, उनको पार्लियामेंट में जिस सांसद ने उल्टा सीधा कहा, इतनी अभद्र टिप्पणियां की, उसके बाद उसको प्रमोशन करके दूसरी जगह बना दिया था। तो इनके जो भी नेता गलत बोलते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है बड़ी जिम्मेदारी दे देता है। इसीलिए इनके नेता निरंकुश हो गए हैं और वो लोग लोकतंत्र पे विश्वास न करते हुए अनर्गल अपनी बयानबाजी, अपनी तानाशाही, अपनी हिटलरशाही दिखाने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ही सख्त टिप्पणी की थी, क्या कहना चाहेंगे? 8 साल में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लगातार प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अभी कुछ समय पहले आपने देखा, दिन दहाड़े आपके शहर में गोली मार दी जाती है, वो भी सारे लोग चल रहे हैं दुकान में घुस के और इस तरीके से कर रहे हैं। कहीं कोई किसी की दुकान में जा कर के पिटाई कर देता है, कहीं किसी को कोई गोली मार देता है। इस तरीके से पूरे हमारे जनपद में ही क्राइम इतने बड़े पैमाने पे है, तो उत्तर प्रदेश में तो और भी बड़े पैमाने पे क्राइम है। तो क्राइम तो ये सरकार बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पूरा जंगल राज कायम हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, वो किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और इनके जो भी जिम्मेदार नेता हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, वो सब अपना माल पैदा करने में जुटे हैं, सब पैसा पैदा करने में जुटे हैं। बाकी जनता का किसी को कोई ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अहंकार में आ चुकी है और इसके अहंकार को समाजवादी पार्टी ही तोड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ख़िलाफ़ भी अभी बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि शर्मनाक ही बयान दिया गया और धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। और जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स वो लखीमपुर खीरी ज़िले का ही था। इसके अलावा एक बाद में और बयान आया कि जीप काटने की बात कही गई। तो क्या समझते हैं कि ये जो बयान देने वाले लोग हैं, इनकी समाजी हैसियत तो कोई नहीं है, लेकिन इनको इतना हौसला और हिम्मत कहाँ से मिल जाती है? क्या इनसे बयानात दिलवाए जाते हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है, इनके जितने नेता हैं वो सब बहुत परेशान, विचलित हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। वो लोग जो है सुनियोजित ढंग से ऐसे लोगों का उपयोग करते हैं कि जो बच्चे थोड़ा कम समझदार हैं, उन लोगों से इस तरीके के अनर्गल बयान दिलवाने का काम प्रायोजिक ढंग से किया जाता है। जो लखीमपुर का बच्चा है, हम उसके परिवार को भी जानते हैं, उसके फादर वकील हैं, और उस लड़के से वहाँ आगरा में जिस तरीके से बयान दिलवाया गया कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मार देंगे, ये कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने गोली खाने के लिए करोड़ों करोड़ लोगों को गोली मारनी पड़ेगी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये पहुँच पाएंगे। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी सरकार, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सीधे मुख्यमंत्री जी का प्रोटेक्शन है। मुख्यमंत्री जी का अगर प्रोटेक्शन ना होता तो बताइए, इतने दिन घटना को हो गए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको एक लड़का कहता है कि हम गोली मार देंगे, अभी तक ना उस पर मुकदमा लिखा गया, ना उसे गिरफ्तार किया गया। जबकि हम लोग लगातार अधिकारियों से हमने तहरीर भी दी थी उस लड़के के खिलाफ़ FIR दर्ज करने के लिए। लगातार हम लोगों को केवल झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि घटनास्थल आगरा में है, FIR वहाँ दर्ज होगी, वहाँ नहीं दर्ज होगी तो हम यहाँ दर्ज कर लेंगे। केवल बहानेबाजी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, जबकि इतना बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा मामला था। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक सांसद मौजूदा और एक इतने बड़े दल जो देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 37-80 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके नेता को एक आदमी गोली मारने की बात कहता है। और अगर मुख्यमंत्री का और अधिकारियों का उसे संरक्षण प्राप्त नहीं है तो अब तक मुकदमा लिख के जेल क्यों नहीं भेजा गया? तो हम तो मानते हैं सरकार करा रही है, इसके सबके पीछे सीधे मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व हैं। वो स्वयं जो है इन चीज़ों को बढ़ावा देके धर्म संप्रदाय में, जाति भेद में कर करके सबको आपस में बांटना और लड़ाना चाहते हैं। ये मंशा इन लोगों की ठीक नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे और जो भाईचारा प्रदेश में है उसको बिगाड़ने का माहौल पूरी तरीके से, इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी हैं। अध्यक्ष जी, एक शायद अभी हाल ही में, शायद कल या परसों, एक ऑर्डर हुआ है जो कि लखीमपुर की अदालत ने एक आदेश दिया है
श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की जो विधायक हैं मंजू त्यागी जी, उनके ख़िलाफ़ शायद एक कोई मुकदमा, एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या मामला है क्या? उस घटना में हम लोग स्वयं मौजूद थे। फूलबेड़ में सदन सहकारी समिति में चुनाव चल रहा था और वहाँ पे आरओ नहीं बैठ रहे थे। आरओ सभी लोगों विधायिका के प्रभाव में कहीं अलग बैठ के लोगों को पर्चे दे रहे थे। इस प्रकरण में हम लोगों ने पूरा हमारा शीर्ष नेतृत्व डीएम महोदया से मिला था। डीएम से हम लोगों ने जब बात की तो 2-3 बार जब हम लोगों ने संपर्क किया, बात की, तब वहाँ डीएम महोदया ने निर्देशित किया तो बहुत देर में 2 बजे के बाद वहाँ आरओ पहुँचा। सीओ उसको बिठा के अपनी गाड़ी में लेके गए। वहाँ जो किसान थे उन लोगों ने अपने पेपर्स तैयार कर रखे थे और पेपर्स वो लोग जा करके आरओ टेबल पे जमा भी कर दिए और रजिस्टर में उन लोगों के पर्चे दाखिल भी कर लिए गए। इतने में ही जब विधायिका को पता चलता है कि हमारे विपक्ष के लोग भी नामिनेशन करा दिए हैं, पर्चे दाखिल कर दिए हैं, तो वहाँ अराजक तत्वों के साथ भीड़ से वो पहुँचती हैं और स्वयं आरओ टेबल पे रखे पर्चे और रजिस्टर और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको स्वयं विधायिका जी और उनके लोग लेकर चले जाते हैं, फाड़ देते हैं। इस बात की हम लोगों ने कंप्लेन की थी। उस समय चुनाव निरस्त हो गया था और अब जो कोर्ट में दाखिल की गई थी तो उसमें अब ऑर्डर हुआ है कि 1 सप्ताह के अंदर एफआईआर दर्ज करके थाना प्रभारी को ये निर्देशित किया गया है कोर्ट की तरफ से कि 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों पे मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा? एफआईआर, अदालत ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाती है इस तरह की, उसके बाद में ये सब चलता रहता है। अगर इन्हें लोकतंत्र में भरोसा होगा, अगर कहीं लोकतंत्र है तो एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। जब एफआईआर दर्ज होगी तो कार्रवाई तो सुनिश्चित है, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी ये है कि 2027 भी करीब ही आ चुका है, 2 साल कमोवेश बाकी हैं। समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी ज़िले में क्या तैयारी कर रही है? क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र में, यानी जो 8 विधानसभाएं, उन पर भारतीय जनता पार्टी काबिज़ है पिछले 8 साल से। तो किस तरह से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है कि वो एक अच्छा नतीजा लेकर आए, जैसा कि लोकसभा की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया? आपको क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव में 8 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, और इसके लिए आपने क्या दिशा निर्देश पार्टी कार्यकर्ताओं को आपने दे रखे हैं? देखिए, 2024 का चुनाव जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आपके जनपद लखीमपुर में 2 सीटें हैं। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं और बहुमत के साथ जीती हैं। हमारा पूरा हर बूथ पे संगठन है और हर बूथ पे हमारे लोग हैं। समाजवादी पार्टी ऐसा कोई बूथ नहीं है, चाहे शहर का हो चाहे गांव ग्रामीण क्षेत्र का हो, हर बूथ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार निरंतर, अभी आप लोगों ने देखा पीडीए पंचायत के माध्यम से हम लोग जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले हैं और जो हमारी आधी आबादी महिलाएं हैं, इनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पदाधिकारी पूरे ज़िले में हम सब लोगों को बता चुके हैं, सारे लोगों को निर्देश मिल चुका है। सारे लोग जा कर के सेक्टर वाइज, बूथ वाइज और जोन वाइज बैठकें करके, मीटिंग्स करके और लोगों के बीच में जा कर के बताने का काम करते हैं। और जो हमारा पीडीए का नारा है, ये पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में पीडीए काम कर रहा है, पीडीए के लोग काम कर रहे हैं और यही पीडीए हमें 2027 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत दिलाने का काम करेगा। बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी के ज़िला अध्यक्ष रामपाल सिंह यादव जी से हमने बात की कई मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर, और ख़ास तौर से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बात की। अध्यक्ष जी ने बहुत ही खुलकर तमाम बातों पर रोशनी डाली। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें और बहुत ही मोहब्बत के साथ गुजारिश कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें।
कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।